चलिए तो शुरू करते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम जो है आपका, उसका पार्ट बी। इस पार्ट को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत जा रही है सभी विद्यार्थियों को। इनको बनाने का प्रयास करेंगे, सब आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी होगा और आराम से आप अच्छी मेहनत साथ में करेंगे तो सिलेक्शन भी उठाएंगे। ऐसी मैं सभी के लिए कामना करता हूं। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, समय वगैरह काफी कम दिया गया है, पर देखिए कभी भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा करें। कभी भी कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी जिंदगी में आगे बढ़ना हो, ना केवल पढ़ाई, बस कहीं भी आगे बढ़ना हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखा करें। और यदि अपन एक सही सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो कई बार जो चीजें बड़ी असंभव भी होती हैं वो संभव हो जाती है। ध्यान रखना, कई बार बड़े बुद्धिजीवी तार्किक किस्म के जो लोग होते हैं वो हर बात पर तर्क वितर्क इत्यादि वगैरह करते रहते हैं, और कई बार तर्कों के आधार पर वो इन निष्कर्षों पर पहुंचते कि ये काम तो असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार देखिएगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो उनकी उस सकारात्मक सोच के कारण, उनकी जो पावर ऑफ थिंकिंग होती है, पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है, उसके कारण कई बार ऐसी असंभव सी चीजें हो जाती है जो उनके पक्ष में चली जाती हैं। यही वजह है कि दुनिया में मैक्सिमम जो सफलताओं का रेशियो होता है उसमें सकारात्मक व्यक्तित्व की संख्या कभी भी ज्यादा होती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा करें, ऐसा मेरा संदेश है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए जैसे एग्जाम के ही बारे में बात करें, बहुत ही कम पोस्ट हैं, एक पोस्ट है किसी कैटेगरी में, किसी में दो है, टोटल 13 पोस्टेज हैं। कई बार लगेगा कि फॉर्म भरे कि ना भरे। वास्तविक बात यह है कि आप एक सही सोच रखते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, और वह उसी लेवल पर, उसी एनर्जी पर यदि पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो ये मान के चलिए कि पोस्टों की संख्या 13 से बढ़ के 93 हो जाने में कोई समय नहीं लगेगा, 113 213 हो जाने में भी कोई समय नहीं लगेगा। जबकि वहीं तार्किक आदमी सिर्फ ये सोचता रह जाएगा, 13 पोस्टें इसलिए मैंने नहीं भरा, फॉर्म भरने की डेट निकलने के पश्चात में पोस्टों की संख्या बढ़ गई, क्या करोगे? रिजल्ट आने के ठीक पहले तक पोस्टों की संख्या बढ़ गई, क्या करोगे? उस सब तक तो अवसर नहीं रहेगा ना। तो कभी भी सकारात्मक दृष्टिकोण हमको लेकर चलना चाहिए। एग्जाम कठिन है, नो डाउट, माइनस मार्किंग, नो डाउट, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, नो डाउट, पर फिर भी अपन हौसला रखेंगे और तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से अपन से बनेगा। टफ है सेक्शंस, कई सेक्शंस पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे भले ही पीएससी वगैरह की तैयारी किया है, आईएएस तैयारी किए हैं, मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं, जो कुछ भी है, बट एक सही डायमेंशन में, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कम योग्यता भी आपके पास में होगी तो मान के रखिए तब भी आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, ये वास्तविक बात है। कई बार बड़े योग्य काबिल लोगों को आप देखेंगे, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को देखेंगे, सक्सेस नहीं मिल पाती, जिनको देखकर आप बोलेंगे इनको तो इतना नॉलेज है कि ये तो सेलेक्ट हो जाए, पता चला कि कोई प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, किसी का मेंस नहीं निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। योग्यता का अभाव नहीं उनमें, एक सकारात्मक ऊर्जा का कई बार अभाव हो जाता है। कई बार और भी कुछ कारण हो सकते होंगे, समय काल परिस्थिति आदि, वो भी। आप क्या करें, सकारात्मक सोचें, जैसा आप चाहते हैं आप वैसा सोचें, निश्चित रूप से आपके जीवन में वही घटनाएं घटित होंगी जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, है ना। चलिए, तो यूनिट नंबर 1 पर बात कर रहे थे हम। यहाँ पर कल हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के कुछ सेक्शंस के बारे में। फॉर एग्जांपल यूजीसी वगैरह पढ़ा था, उसको पढ़ने का तरीका बताया था। नियम यही होना चाहिए आपका कि एक दिन पहले जो आपने पढ़ा उसका 2 मिनट 5 मिनट आप रिवीजन जरूर कर लें। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक सी चीजों का भी रिवीजन कर लें, बैठे बैठे आपस में ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं तो उसको कर लें। जितनी भी मोटी मोटी बातें, जितने भी नियम वगैरह मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ, यदि आप उनको लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे, ऐसी मेरी कामना है साहब जी। और ऐसा हुआ भी है इसके पूर्व के विद्यार्थियों के साथ भी, कि जैसा जैसा बताया उन्होंने वैसा फॉलो कर लिया, फायदे में रहे साहब वो। कुछ जल्दी मान जाते हैं और कुछ होता है कि साल 2 साल 5 साल के बाद में मानते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो अपन इस बात का विशेष ध्यान रखें। द नेक्स्ट वन, तो नियम नंबर 1 की जो अपन ने कल पढ़ा उसका थोड़ी सा देख लो। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी कल आपने पढ़ा, मोटे तौर पर देख लो यूजीसी का उद्घाटन किस डेट को हुआ था? 28 दिसंबर वाली बात अपन ने कही थी। 1900 ईयर देख ली साहब जी, 53 में, जबकि अधिनियम कब का है? 56 का है, वो उठाकर देख लिया। पहले अध्यक्ष कौन थे यूजीसी के? शांति स्वरूप भटनागर जी थे साहब जी, जिनके नाम पर भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन कौन है साहब? एम जगदीश कुमार जी। मोटे मोटे तौर पर चीजों को देखने का प्रयास। यूजीसी एक्ट में संशोधन कब हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कब का कहलाता है? 1985 वाला कहलाता है, उनको देख लेंगे साहब। यूजीसी की जो आपने धाराएं पढ़ी हुई थी कल, आपको बताई हुई थी, एक नजर उन पर मार लीजिए कि आयोग की स्थापना किस धारा में दी गई है, किस धारा के तहत की गई है। स्थापना 4 लेटर बताए थे, तो 4
इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना था। 5 में क्या बताया, धारा नंबर 5 में संरचनाएं, वो जो वर्ड आपको बताए हैं कीवर्ड, उसको हल्के में कई बार हंसी मजाक में भी ऐसा सुनने में लग जाता है, वो इन चीजों के कारण बताया कि वैसे टेक्निक से पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी में याददाश्त में रहेगा, आप बना ही लोगे, डेफिनेटली बना ही लेने वाले हो। ठीक, यूजीसी कार्य और शक्तियां किस धारा में दी थी? वेरी गुड, कार्य शक्तियां 12। बजट कहां दिया था? 18 में क्या दिया होगा? जब 17 में बजट है तो अगले बार में क्या होगा, तो उसका अंकेक्षण होने वाला है, क्लियर है, तो ये दिया होगा। नियम बनाने की शक्ति 25, जबकि विनियम बनाने की शक्ति 28 की 26 में था, जबकि 28 में क्या था कि उन नियमों कानून इत्यादि वगैरह को कहाँ रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में। हो गया रिवीजन, 5 मिनट लगे आपका, पुनः वो रिकॉल हो गया, उस पर धूल जमने के पहले ही आपने उसको साफ कर दिया। इन बातों का ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजी के पहलू होते हैं। इन टेक्निकल वे में तौर तरीकों तो पढ़ोगे, कम योग्यता, कम बौद्धिक क्षमता, कम याददाश्त इत्यादि वगैरह, इन सबके बावजूद ही सेलेक्ट हो जाओगे। वास्तविक बात तो ये होती, किसी की याददाश्त कम ज्यादा कुछ नहीं होती, कोई इंटेलिजेंट ज्यादा कम कुछ नहीं होता, सब एक से होते हैं, सबको ईश्वर ने एक सी ही योग्यताएं दी हुई हैं। वास्तविक बात तो ये है, किसी किसी क्षेत्र विशेष कारण लगता कोई ज्यादा इंटेलिजेंट कोई कम है। टैक्टिक्स सही फॉलो करिए, टेक्निकल वे में पढ़िए, स्मार्ट वे में पढ़िए, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा साहब। तो नेक्स्ट वन, आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो हम यूनिट में पढ़ने वाले, अगला जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद करके है, जिसे आप NAAC, नैक के नाम से जानते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक टीम, जो आपकी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस वगैरह में आती है, मुआयना करती है, उसके नाम से, दैट इज नैक। नैक में कितने लेटर आए? 4 लेटर आए। कब बना होगा? लास्ट का डिजिट 4 होगा, 1994 में बना होगा, दैट इज नैक, 1994 में। खास बात है कि मैक्सिमम संस्थाएं जहां भी आप पढ़ रहे हैं कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है, फला का मुख्यालय कहाँ, दिल्ली पढ़ते हो, नैक का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। नैक का जो हेड ऑफिस है, HO जो है, वह बेंगलुरु में है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, कहां पर है? बेंगलुरु में है। इन पॉइंट्स को थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ेगा। सीधे सीधे से ये फॉर्मेट है, सीधे सीधे फैक्ट हैं, उनको याद रखने का अपन प्रयास करेंगे। कहां पर है? बेंगलुरु में है। इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में, हेड कौन है? HC शर्मा, SC शर्मा, श्री SC शर्मा जी हैं वर्तमान में इसके हेड। काम क्या करती है, कार्य क्या है? बिल्कुल एक लाइन में आप देख लें, अगर कार्य, उद्देश्य इत्यादि समझें। यूजीसी अधिनियम जो आपने बनाया था 1956 का अधिनियम, उसका काम था उच्च स्तर की शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा जो है उसको देखना, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उस गुणवत्ता के लिए के साथ में जो मानक तय करे हैं हमने, उनका परिपालन हो रहा है कि नहीं। यानी जो मानक तय किए गए हैं उच्च शिक्षा के लिए, ऐसा कॉलेज का कैंपस होना चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी कैंपस होना चाहिए, सिलेबस इस प्रकार का होना चाहिए, बच्चों को ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, बच्चों के रिजल्ट इस प्रकार से आने चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं, उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। देश भर की सारी संस्थाओं में एक से मानदंडों को अपनाया जा रहा है कि नहीं अपनाया जा रहा, उनका पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, इस बात को जाकर वहां इंस्पेक्शन करती है और उसके आधार पर वह ग्रेडिंग देती है। ध्यान रखिएगा, ग्रेडिंग देती है। अगर कोई संस्थान चाहे, पहले ऐसा नियम था, चाहे तो बोले साहब हमें नैक से इंस्पेक्शन नहीं करवाना, अब लेकिन नए जो नियम आ गए हैं उसके तहत करवाना अनिवार्य होता है, और यदि नहीं करवाएंगे तो कोई भी जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि का पढ़ा कोई विद्यार्थी और कल को कहते हो कि साहब स्कॉलरशिप दीजिए विद्यार्थी को, तो नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करवाना पड़ेगा आपको ये, और नैक कहेगा कि उन मानदंडों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं साहब, जो सुनिश्चित किए गए हैं। तो इस चीज के लिए होता है कौन से मानदंड, वही यूजीसी वाले। यही वजह है कि नैक में जो अध्यक्ष होते हैं, कौन से, विशेषकर
सबसे ज्यादा शक्तियां इसके पास में होती हैं जी। जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल करके कहलाती है, प्रमुख परिषद जो कहलाती है, उसके पास में इसकी शक्तियां होती हैं। वही इसका नियमन इत्यादि वगैरह करती है। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि है तो ये पूरी पूरी काउंसिल, परिषद, कई लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन जो शक्तियां हैं वह किसके पास में है? इस परिषद के पास में होती हैं। और ये वाली जो परिषद होती है, उसके हेड कौन होते हैं? जो यूजीसी के चेयरमैन होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अर्थात यूजीसी के ये चेयरमैन जो होते हैं वही इसके भी प्रमुख होते हैं, जो कि निर्णय लेने वाली अंतिम बॉडी है। जबकि नैक जो है वो उसको यही चला रहा है। नैक अकेले बॉडी के संदर्भ बोले तो ऐसी शर्मा हो गए हैं प्रमुख, लेकिन नैक निर्णय जिन संस्थाओं के साथ में मिलकर लेती है वह यूजीसी के अधीन ही आती है। उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उस काउंसिल के, जनरल काउंसिल के सदैव यूजीसी के चेयरमैन ही होते हैं साथी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, द नेक्स्ट बना जाते हैं। जो आपका नैक है उसका लोगो वगैरह नोट्स में आपको दिया है, उसको थोड़ी सा एक बार देख लेना। क्यू वर्ड बीचों बीच में बना होगा, वहां पर हार्ड कॉपी सबको मिल जाएगी जो भी बैच में है बच्चे, ठीक है। उसमें दिया हुआ सब कुछ लिखा हुआ है। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सब लगभग दिए हैं, कुछ एक पॉइंट को छोड़ करके मैक्सिमम सब कुछ दिया रहेगा आप में, आपको उसमें। और उसके साथ साथ अपन को उन बातों को मैच करना, क्योंकि पूरा एग्जाम के ओरिएंटेड है साहब। बीचों बीच में अपन देखेंगे तो क्यू बना, उसकी वजह क्या है कि इसका जो मोटो है ना वो क्वालिटी को लेकर है। अर्थात क्वालिटी मेंटेन की जा रही है कि नहीं की जा रही है हायर एजुकेशन पे, जिस चीज के लिए संस्थान आपने बनाया था, यूजीसी इत्यादि बनाया था। तो बीचों बीच में आप देखेंगे क्यू लिखा हुआ है। वहां पर आप देखेंगे तो आयत बना हुआ है, टेढ़े तरीके में हम देखेंगे, क्यू करके लिखा हुआ है। इंडिया का मैप बना हुआ है, वहां पर आप देखेंगे, नहीं गौर किया तो ध्यान दे देना। मोटो क्या लिखा हुआ वहां पर गौर से देख लीजिएगा, एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलेवेंस। क्वेश्चन क्या होगा इस पर, जिस पर गौर नहीं कर पाएंगे बच्चे, सिर्फ लाइनों लाइनों को पढ़ने का कई बार प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलेवेंस, इनमें से किसकी थीम है या किसका मोटो है, किसकी टैगलाइन है। ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे कई बार घूम जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसा कोई पहलू ही मत छोड़ो जहां पर अपने नंबर कट सके। हर चीज को तैयार रखने का, करने का प्रयास अपन करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, द नेक्स्ट वन। नैक जो है ग्रेडिंग करती है, जैसा कि आपसे मैंने कहा, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन नाम ही है उसका। अर्थात किनका? उच्च शिक्षण संस्थानों का ये करती है साहब। इसके लिए पूरी पूरी कमेटी बनती है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस वगैरह को आवेदन देना होता, अदरवाइज शासकीय सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब जब ये ग्रेडिंग करती है तो पहली बात की ग्रेडिंग कितने वर्षों के लिए मान्य होती है? तो ध्यान रखना है कि 4 वर्ष के लिए मान्य होती है इसकी ग्रेडिंग। कितने वर्ष के लिए होती है? 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष से ज्यादा हो गया, एक्सपायर हो गई डेट, दोबारा कराना पड़ेगा, वरना शासकीय संस्थानों को लाभ नहीं मिलेगा। उसमें करंट अफेयर के साथ में अपडेट रखना, अभी 2020 में ये नियम आया है, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, इसके पहले कंपलसरी नहीं था। तो थोड़ी सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको इन मामलों में। 4 साल हो गए हैं, दोबारा आपको करवाना पड़ेगा साहब जी। नैक के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं खुद आवेदन कर सकते हैं। जो भी कॉलेजेस जिसकी स्थापना के न्यूनतम 6 वर्ष हो चुके हों, वो आवेदन कर सकते हैं साहब उसके लिए। ग्रेडिंग जब ये करती है तो ग्रेडिंग जो दी जाती है 2 प्रकार की कैटेगरी, उसमें एक बहुत ही खास वर्ड आएगा, सीजीपीए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज करके दिया होगा, सीजीपीए। इस सीजीपीए सिस्टम को अपनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि किस सिस्टम के तहत ग्रेडिंग की जाती है, किसके तहत की जाती है? सीजीपीए। बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है, पढ़ने के लिए आपके पास में हजारों बातें हैं, ध्यान रखिए। कंटेंट की समस्या ये नहीं है कि वो उपलब्ध नहीं है, समस्या ये है कि उसमें से सबसे खास कंटेंट कौन सा है उसको चुनना, और ऐसा चुनना कि उसमें से आपका एग्जाम का पेपर आ जाए, बन जाए आपको, और आप पढ़कर जब जाए तो इस तरीके से पढ़ना जैसे कि क्लास में पढ़ा रहे, कि हमको वहां याद भी आ जाए कि हम ये जो पढ़ के आए थे वही क्वेश्चन आ गया पर याद नहीं आ रहा एग्जामिनेशन हॉल में, क्या मतलब निकला। तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा उपलब्ध है, आता पेपर में 20% है मात्र। सिर्फ उतना ही तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए, स्मार्ट वे पढ़िए, आगे बढ़ जाइए साहब। द नेक्स्ट वन, तो उन पॉइंटों को जरूर याद रखना है।
कौन सा सिस्टम अपनाया गया, सीजीपीए। सीजीपीए का फुल फॉर्म पूछ दे तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। दैट इज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज करके कहलाता है। ग्रेड जो दिए जाते हैं तो टोटल 8 प्रकार के ग्रेड। कितने हैं प्रकार? 8 प्रकार के ग्रेड हैं। इसमें ए प्लस से शुरू होगा, ए प्लस प्लस से शुरू होगा। सबसे टॉप में ए प्लस प्लस, दूसरा ए प्लस, तीसरा ओनली ए, चौथा बी प्लस प्लस, यानी बी के बाद में 2 बार प्लस आएगा, पांचवा ओनली बी प्लस, छठवां सिर्फ बी, सातवां होता सी और डी। ये क्या होगा, ये ग्रेड करके कहला। तो ग्रेड कितने हैं? आ रहे हैं 8। ये किस आधार पर? ये वही सिस्टम है सीजीपीए सिस्टम, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, ग्रेड के साथ साथ अंक भी दिए जाते हैं। तो न्यूनतम अंक कितने होते हैं? न्यूनतम 1.5 मार्क्स जो होते हैं वह न्यूनतम होते हैं, जबकि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वह 4 होते हैं। ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन वहां देंगे, हमको लगेगा कि साहब 1.5 से लेकर 4 इतने कम अंक क्यों? 100 तक अंक होते होंगे, 50 अंक होते होंगे, गलती हो जाएगी। उन चीजों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो ये ग्रेडिंग होती है। जैसे आपके भी स्कूल कॉलेज में होता है ना कि डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो ये ग्रेड होते हैं। परंतु अंक की बात करें तो 1.5 से लेकर के 4 तक जाते हैं। दुनिया भर में आजकल यही सिस्टम अपनाया जाता है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी कि जिनमें 0.0 से शुरू करके सिर्फ 1 तक ही ग्रेडिंग दी जाती है, नंबर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। चाहे आप बात कर लें HDI इंडेक्स के बारे में, तो इतने में ही कर लेते हैं साहब। ये वो महत्वपूर्ण पहलू कहलाते हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या है। बहुत सारे संस्थान हैं, सभी को बड़ी बारीकी से जैसे अपन देख रहे हैं वैसे पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि लास्ट में इसमें दिक्कत ये जाएगी कि इतना कुछ आप पढ़ चुके होंगे, कंफ्यूजन हो रहा हो कि हमने ये सिस्टम इसके बारे में पढ़ा कि इसके बारे में, और फिर वहां पर इससे पेपर बिगड़ेगा। और माइनस मार्किंग है, उन क्वेश्चन को नहीं लगाना जिन क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर नहीं पता। सबसे पहले 100% क्वेश्चन मान लीजिए आपको, हालांकि आने 50 प्लस 100 है, ऐसा पैटर्न होना है। पर एक बात अपन देखें कि 100% क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट एट साइड में जब बनते हैं 50% तो आपको वही लगाना चाहिए। माइनस मार्किंग, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो फिर तो अपन 100 के 100 लगाएंगे। अब इसके बाद में जो बाकी बचते हैं उनको बनाने की टेक्निक बहुत अलग होती है, याद रखिएगा। बहुत अलग पैटर्न पे, बहुत डिफरेंट पैटर्न पे बहुत सारी अपन टेक्निक्स वगैरह का यूज करेंगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह हो उनका यूज करेंगे, तर्क का यूज करेंगे, लॉजिक का अपन यूज करने वाले हैं। और उसके बाद में भी कई बार क्वेश्चन नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ होंगे, फिर भी अपन को लगता है कि नहीं 2-4 क्वेश्चन अपन को लगा लेने चाहिए, कौन से वाले, तो उस पर अपन तुक्का भी मारेंगे और वो आपको खेलना पड़ेगा तुक्का, और बिना उसके सिलेक्शन भी नहीं होगा। ध्यान रखना, वो तुक्का भी कैसे मारा जाएगा वो भी आपको सिखाएंगे। अर्थात ना केवल पढ़ाएंगे कि पढ़ते कैसे क्या है, टॉपिक कैसे तैयार, सिर्फ ये बस नहीं, टॉपिक तैयार करना पूरी सफलता के उस रास्ते का आधा ही पहलू है। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्या स्ट्रेटेजी, वो अलग ही सिनेरियो है, उस पर भी बात करेंगे। वो सारी चीजें समय समय पर बताएंगे। पहले आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार हो जाए कंटेंट को लेकर, कि हाँ हम कुछ मूलभूत बातों से अच्छे से परिचित तो हो जाएं, तब तो फिर अपन आगे उस पर तर्क वितर्क कर पाएंगे। तर्क वितर्क क्योंकि तभी कर सकते जब 10 में से अपन को मान लीजिए 10 की 10 बातें नहीं पता है, 4 पता है, तो अपन तर्क वितर्क कर पाएंगे। पहले 4, 6, 8, 10 बातें तैयार तो कर लें, तब तो सारी चीजें बताएंगे, सारे तौर तरीके बताएंगे, निश्चित रूप से आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे साहब। द नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपन इसमें। तो ये सिस्टम अपनाए जाते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें देखी। अब इसको एक बार में हाथ में पकड़ लो। नेक कितने लेटर हैं? 4। स्थापना कब हुई? 1994। सबसे खास बात इसमें ऑड बात, खास बात क्या बल्कि ऑड बात, सबका मुख्यालय दिल्ली, इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु। इस पॉइंट को ध्यान रखना। प्रमुख कौन है? SC शर्मा। ये नाम बहुत खास है, कई जगह आएगा, ध्यान रखना। इसी नाम के कई जगह प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे अभी जो आप सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो SC शर्मा जी साहब, ठीक। कार्य क्या होते हैं? मानदंड, उसके आधार पर मूल्यांकन करना, नाम से ही समझ में आ रहा है, मूल्यांकन प्रत्यायन, ठीक। और ग्रेडिंग प्रदान करना, अंक प्रदान करना साहब, ठीक। अदरवाइज योजनाओं का लाभ नहीं मिलने वाला है। ग्रेडिंग जो भी दी जाती है उसका जो टेन्योर होता है, जो मान्य होते हैं, वो कितने वर्ष के लिए मान्य होती है? 4 वर्ष के लिए। 4 कीवर्ड आपने क्या निकाला? कीवर्ड 4। नेक में लेटर कितने? 4। स्टैब्लिश कब? 4। ग्रेडिंग कितने समय के लिए मान्य? 4। मैक्सिमम अंक कितने? 4। न्यूनतम अंक कितने? बोले 1.5 साहब जी। मामला क्रिस्टल क्लियर है।
ऐसे करके ध्यान रखना। नेक के प्रमुख कोई और होते हैं, लेकिन उसकी जो सबसे खास निर्णय लेने वाली बॉडी होती है वो ये होती है। उसके हेड हमेशा कौन होते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। एक बार में अपने हाथ में अपन ने पढ़ा इसको 15 से 20 मिनट, लेकिन 5 मिनट बल्कि और 2 मिनट में अपन ने पूरा एक हैंड पे कवरिंग पर ले लिया। इसको कहते हैं कमांड का होना। जब इतनी बातों पर कमांड होगी, कई तथ्य अभी भी हमने छोड़े, कई पॉइंट अभी भी नहीं पढ़ा है आपको नेक के बारे में, ये बात सही है, कुछ चीजें अभी बाकी हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण चीजें हम पहले वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास में है कम, सिलेबस भी आपको कम समय में करना है। जब आपकी इतनी चीजों पर कमांड हो जाएगी, तब आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर पैर रख के आगे और हायर लेवल का गेन कर पाओगे। पर पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो, और मैं बिल्कुल बेस से ही पढ़ाऊंगा, जीरो से ही पढ़ाऊंगा, चाहे आप में से कई लोग बहुत अच्छी तैयारी वाले हों और चाहे कोई बिल्कुल ही बिगनर हो। मैं उस बिगनर को लेकर चलूंगा, और जिसकी तैयारी अच्छी है उसके भी हायर ले जाने का प्रयास मैं करूंगा, मेरी ऐसी आशा होती है, क्योंकि मैं अंतिम विद्यार्थी को लेकर चलता हूं, अंत्योदय को, जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे पीछे है। कभी भी उस विद्यार्थी को मेरा पढ़ाना टारगेट होता है। ऑलरेडी जो स्मार्ट हैं, जो पहले से पढ़े हुए तैयारी कर रहे हैं, 2-5-10 साल हो चुके हैं, उनको तो कौन नहीं पढ़ा देगा। शिक्षक तो वही है जो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ा सके जो बिल्कुल नया है, और सिलेक्शन की दहलीज पर ला सके साहब। वास्तविकता तो यही है। ये तरीके अपनाइए जो बता रहे हैं साहब। ग्रेडिंग में कुल कितने ग्रेड है, तो 8 ग्रेड हैं, 4 दूनी 8। कीवर्ड कितना है नेक का, 4 अंक, जबकि अपन ने देखे मैक्सिमम 4। ये वाली बात। अगली यूनिट पर आ जाइए। AICTE, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। थोड़ी से नाम जिनके टफ हो ना, हिंदी में नाम टफ है, मेरा सजेशन है कि इंग्लिश वर्ड्स को लेकर चलना। हिंदी मीडियम के होंगे आप में से कई विद्यार्थी, उनको इंग्लिश वर्ड्स को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इंग्लिश नाम लेकर चलोगे तो कंफ्यूजन कम होगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि जैसे लिखा प्रत्यायन, वहां बहुत दबाव होता है एग्जामिनेशन हॉल में। समझे नहीं, अब ये प्रत्यायन कौन सी वाली परिषद बोल रहे हैं, पढ़ के तो हम आए थे, या तो ये वाली है या तो ये वाली, कंफ्यूज हो गए। इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना एक बार, ठीक। हिंदी मीडियम के जल्दी याद नहीं होता है इंग्लिश का, 2-3 बार लिख लेना रफ पेजेस पर। जो भी चीज याद नहीं हो रही है 2-3 बार लिख लेना, 2-4 बार अपने जुबान से, मुंह से बोल कर देख लेना, तो टंग पर चढ़ जाएगा। ये तौर तरीके अपनाइएगा। द नेक्स्ट वन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है टेक्निकल एजुकेशन वाली बात हो रही है। AICTE के बारे में बात हो रही है साहब। सबसे पहला पॉइंट, कब स्थापना हुई साहब जी, टेक्निकल, नवंबर 1945, उस जमाने में हमने इसको स्थापित किया था, नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में हमने इसको स्थापित किया था। कहां पर है इसका हेड ऑफिस, इसका जो हेड ऑफिस वो न्यू दिल्ली में है। थोड़ी सा ध्यान ये रखना कि हो सकता है घुमा फिरा कर कुछ ऐसे दे दिया जाए कि न्यू दिल्ली में कहां पर है, खासकर कोई फेमस पर्सनालिटी के नाम पर होगा तो पूछ देगा आपसे कि न्यू दिल्ली में कहां पर है सर। तो न्यू दिल्ली में ध्यान रखने वाली बात है कि नेल्सन मंडेला मार्ग करके कहलाता है। कौन सा मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग। जो भी चीजें आ रही हैं उससे रिलेवेंट चीजों को हमेशा प्रिपेयर रखना पहले से ही। जो भी चीजें चर्चा में आ रही हैं उनको पहले से प्रिपेयर रखने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला के बारे में पूर्व में भी क्वेश्चन आए हैं क्या, हाँ जी आए हैं। पूर्व में किस प्रकार से क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला दिवस यही देख लो साहब। पता है आप टेक्निकल एजुकेशन वाली काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं या संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, पता है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड उठा के पूछ देता था। कल बताया था मैंने आपको, प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, आपको नोट्स के साथ में वो उपलब्ध कराऊंगा मैं, आप खुद भी देखेंगे तो कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड है, वो आपके सिलेबस में कहीं मेंटेन नहीं है, मेंशन ही नहीं है साहब जी, परंतु आया है क्वेश्चन साहब भारत में कलेक्टर का पद किसके द्वारा, कहाँ है आपको सिलेबस में नहीं है कि भारत में सिविल सेवाओं का डेवलपमेंट कैसे क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताइए, नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आए, 2-2 क्वेश्चन आए थे उस पर, 2018 में ही 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अब क्या कर लोगे आप। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सीधा सीधा देखने से नुकसान हो जाता है, इसलिए बैकग्राउंड लेके चलना। उठाकर पूछेगा नेल्सन मंडेला दिवस भारत सरकार मनाती है साहब, इतना प्रिपेयर होना चाहिए। दैट इज 18 जुलाई, 18 जुलाई।
यदि नेल्सन मंडेला की कोई बहुत ही ऐसी फेमस बुक है जो कि पूर्व में एग्जाम में आ चुकी है, और एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी नेल्सन मंडेला ने, उठा करके पूछ देगा साहब, या फिर सीधा सीधा बोल देगा कि सीधा सीधा पूछ देगा कि नेल्सन मंडेला जी के नाम से जो बिल्डिंग है वहां पर कौन से संस्थान का मुख्यालय है। अपन पढ़ के गए हैं AICT, बोले 45 में गठित हुआ था, नवंबर में गठन हुआ था, इसके प्रमुख ये हैं। अपन सीधा सीधा पढ़ के गए हैं, एक क्वेश्चन घुमा देगा, अपन घूम जाएंगे साहब। ये चीजें आपको क्लास में ही हो सकती है, ये नोट्स में भी आप देखकर नहीं बना पाओगे, इस बात को भी समझिए आप। ठीक, तो नेल्सन मंडेला कब, 18 जुलाई। कोई फेमस बुक लिखी क्या, हाँ उसको देख लो फटाफट, अ लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम, रंग भेद के लिए इन्होंने बहुत लंबे समय तक जेल की यात्रा की साहब, 26-27 साल तक जेल में रहे साहब, साउथ अफ्रीका में। हम पढ़ते हैं इनके बारे में, रंग भेद नीतियों के खिलाफ। वहां पर उन्होंने जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थोड़ी सा लिख लो, वही नोट्स में अपना बना लो। ये इस नोट्स में नहीं दिया जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, पर जब पढ़ाऊंगा तो ये चीजों को वही नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, AICT नवंबर 1945 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में, अपन को ये बात पता है। इसको स्टैचुरी बॉडी का दर्जा दिया गया है, इसको दर्जा दिया गया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है 1987 में, वर्ष 1987 में, 1987 में सांविधिक दर्जा इसे प्रदान किया गया। इस बात को भी समझ लो, दो प्रकार के स्टेटस होते हैं, एक होता है संवैधानिक दर्जा, अर्थात वे संस्थाएं जिनका उल्लेख किसमें हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, निर्वाचन आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल 324, 329 करके दिया है। कैग के बारे में आर्टिकल 148 दिया हुआ, तो ये कौन सी संस्थाएं कहलाई, संवैधानिक। वे संस्थाएं जिनका संविधान में तो उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन भारत की संसद के द्वारा कोई अधिनियम पास करके उन संस्थाओं को दर्जा दिया गया हो या बनाया गया हो। ये तो पहले बन चुकी थी, बोले स्टेटस दे दिया हमने। स्टेटस मिल जाने से एक खास प्रकार की पावर भी मिल जाती है। तो जब किसने पास किया इसके लिए एक्ट, संसद ने। यदि संसद ने उसके लिए कोई एक्ट पास कर दिया है तो उसको कौन सा स्टेटस कहा जाता है, सांविधिक स्टैच्यूरी दर्जा करके कहलाता है। ठीक, एक और होता है संविधानेतर, यानी संविधान के बाद में। संविधान के बाद में, उत्तर काल में, बाद के काल में शामिल किया गया होता है, ठीक, या बनी हो वो संस्थाएं, संविधानेतर करके अपन उस चीज को बोल दिया। गैर संवैधानिक भी होता है, अर्थात जिनका उल्लेख संविधान में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, ना पहले ना बाद में, गैर। इतने में भी दिक्कत नहीं है। एक और होता असंवैधानिक, कई बार इसको अपन एक ही समझ बैठते हैं। असंवैधानिक का मतलब होता है कि ऐसे संस्थान जो कि गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ हैं। क्लियर, इनका दर्जा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए क्या होते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे कि जो कि पॉलिटी रेगुलर पढ़ रहे होंगे, पार्ट ए को पढ़ रहे होंगे, और मैं कह चुका हूं कि मैं बिल्कुल अंतिम विद्यार्थी को लेकर चलूंगा, जिसने चाहे पहले पढ़ा हो चाहे बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, है ना। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, तो इसको दर्जा कब, 1987 में प्रदान किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन है, टेक्निकल काउंसिल, टेक्निकल सब्जेक्ट लेना है तो बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए। अनिल सहस्त्रबुद्धे, अनिल सहस्त्रबुद्धे, ये सभी अपडेशन के साथ में दिए हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको नोट्स में दिया गया है वो सब कुछ अपडेशन के साथ में है। अनिल सहस्त्रबुद्धे जी कहलाते हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष वगैरह का नाम चाहो तो देख सकते हो, MP पुनिया वगैरह, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए, अन्य सदस्य इत्यादि वगैरह का। चलो, द नेक्स्ट वन आ जाते हैं कि इसकी स्थापना एक सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसका कार्यकाल जो था वो बढ़ता चला गया। सांविधिक दर्जा भी आपने उसको दिया 1987 में, ये वाली बात देखी अपन ने। मुख्यालय अपन ने कहाँ बनाया था, दिल्ली में बनाया हुआ था। इसमें खास बात ये है कि इसके 7 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। अगर उनमें से कोई क्षेत्रीय केंद्र मध्य प्रदेश में कहीं है तो वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको दे दे इन दिए गए 4 संस्थानों में से किसी एक संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है।
उठा करके दे देगा आपको साहब। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी दे दिया आपको, एआईसीटीई दे दिया, एनजीटी दे दिया, इस तरह से करके वो दे देंगे, तो थोड़ी सा टफ हो जाएगा। सीधा सीधा आएगा तो अपन बना लेंगे, बोले हाँ सर 7 हम पढ़ के आए हैं एआईसीटीई का, उनमें से एक 7 में से एक भोपाल में भी है, ये सीधा सीधा आपने पढ़ा। इसके 7 क्षेत्रीय केंद्र, उनमें से एक कहां पर भी है, भोपाल में। लेकिन जब होता कि एलिमिनेशन फॉर्मेट पर दिया है, इनमें से कौन सा नहीं है ना, उल्टा क्वेश्चन होता, तब बच्चे वहां पर फंस जाते हैं। सारी टैक्टिक्स लगा डालना, क्योंकि पोस्टों की संख्या कम है और माइनस मार्किंग भी है। अगर इन टैक्टिक्स से बनाओगे तो ये वो तौर तरीके बता रहा हूं कि आईएएस का पेपर आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, नाम में ही उसके आपको दिया हो ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल में, हम देखेंगे काउंसिल जो है कितने मेंबर होते हैं। बेसिक से फैक्ट ध्यान रखना, 21 कितने, 21 सदस्यों की परिषद होती है साहब। उद्देश्य क्या होंगे, बहुत सिंपल सी बात है, नाम में ही छिपा हुआ, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, उसके लिए मानदंड सुनिश्चित करना, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उनका निर्धारण करना, शोध इत्यादि वगैरह को बढ़ावा देना। आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 7-8 उद्देश्यों को, कार्यों को जनरली पढ़ लो तो आप पाओगे कि लगभग सबके एक ही से हैं, और उन्हें केवल उनके संस्थान के जो नाम है सिर्फ उनका ही डिफरेंस है, बाकी लगभग एक सा ही है। शब्दावली में थोड़ी बहुत फिर भी चेंज हो सकता, भावार्थ सबका एक ही है। द लास्ट वन, योग कर्मस्यु कौशलम। किसका देह वाक्य है कि योग करना पड़ता है। योग का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़ी से टफ होते हैं, उनके लिए अपन को क्या लगातार प्रयास करना पड़ता है। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टफ होता है, सिलेक्शन वही पाते जो बहुत ही टेक्निकल वे में पढ़ते हैं, नई नई टेक्निक से पढ़ते हैं, चीजों को नए टेक्निक से, तौर तरीकों से याद करते हैं। ठीक, जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं वही तरीके में से कुछ हैं, धीमे धीमे क्लास में और भी आपको पता चलेंगे। जो टेक्निकल वे में पढ़ते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सफलता पाते हैं। तो योग का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। योग करो, प्रैक्टिस करो, किसकी, कर्मस्यु की। जब वो करोगे तो कौशल आप में आ जाएगा। इसे ही आपने कह दिया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये वही चीज है। हो सकता है ध्येय वाक्य को लेकर पूछ दे कि इनमें से सही जोड़ी बनाइए। यूजीसी का ध्येय वाक्य, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का ध्येय वाक्य, फार्मेसी काउंसिल का ध्येय वाक्य। इतना उल्टा दे देगा कि बनेगा भी नहीं साहब, बोलते नहीं बनेगा, सामने देख के पढ़ते नहीं बनेगा, इतना टफ है वो सेंटेंस। तो वहां पर आपको मान लो 4 में से कोई 2 भी पकड़ में आ रहे तो उतने में आप सही जोड़ी बना लेंगे। और एलिमिनेशन मेथड में से, ऑप्शंस में से अपन क्रॉस चेक कर लें कि नहीं ये वाला नहीं होगा, इनमें से होना चाहिए, और कभी भी वो आपके उत्तर सही हो जाते हैं। एग्जैक्टली आंसर ना मालूम होने के बावजूद भी अपन उसको सही बना लेते हैं। ये तौर तरीके आप सीखेंगे। चीजों पर गौर बस करना है अपन को कि किसका क्या है, बाकी अगले रिवीजन में आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। पूरा पढ़ लिया अपन ने एक नजर, अब इसको हाथ में कमांड ले लीजिए इसकी। एआईसीटीई अपन ने देखा कब बना, नवंबर 1945। इसमें आप ऐसे मत पढ़ना कि 1945 में बना, नवंबर डेट क्या दी हुई है, नवंबर का महीना है, मंथ आपको जरूर याद रखना, और उसको दूसरे तरीके से भी याद रखना कि कौन से नंबर का महीना था। बोले विषम संख्या है 45, नवंबर, दिसंबर, नवंबर 11वें नंबर का, वह भी क्या थी, एक विषम। टेक्निकल बोले बहुत ही टफ होता है, यानी विषम आसान नहीं होता, तो विषम नंबर का महीना था जब ये बना था। अभी लग रहा होगा कि बोले क्या जरूरत है, नवंबर याद रख लेंगे हम तो, वैसे ही अपनी याददाश्त बहुत, अभी लग रहा है। जब वहां पर इतना सारा डेटा लेकर आप पहुंच जाते हो तो अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हो कि हम नवंबर भी पढ़ के आए, एक का मार्च पढ़ के आए हैं, और ऑप्शन में जो दिया है उनमें से लग रहा पता नहीं किसका मार्च और किसका नवंबर है, तो किसी एक का। इन 4 में से 2 का तो नहीं आंसर, बचे 2 इनका आंसर है। अब इन 2 में से कौन सा आंसर है, वहां उतने में कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके सामने अभी 2 इंस्टीट्यूशन पढ़े आपने, वहां पहुंचते पहुंचते आपके 50 इंस्टीट्यूशन हो गए, 50 बातें हो गई, दबाव हो गया एग्जामिनेशन हॉल का। पढ़े हुए विद्यार्थियों का पेपर बिगड़ जाता है कंफ्यूजन के कारण। ऐसा कोई तरीका ही नहीं छोड़ना
कि साहब कोई गुंजाइश बाकी बचे सिलेक्शन ना होने की, पेपर ना बनने की, ऐसी कोई वजह ही मत छोड़ना। डबल बॉन्डिंग मेथड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डबल बॉन्डिंग मेथड। आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक तरीका हमको सीधा सीधा क्या याद है, नवंबर 45, जबकि दूसरा क्या बोले, कोई विषम महीना था। और जब अपन को ये याद है, एग्जैक्टली याद नहीं कि नवंबर है कि नहीं है, पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आ गया, विषम कुछ था, जब अपन ने वहां पर उठाकर देखा कि एक महीना दिया था अगस्त का, एक महीना दिया था जून का, एक महीना दिया था दिसंबर का, अपन उसमें देख के पहचाने विषम था उसका महीना। ये जितने दिए बाकी तो सम है, 3 बचा 1, यही आंसर होगा। इतने में खेल जाता है विद्यार्थी सफलता पाने वाला, और वो पा जाता है। सिर्फ इतना ही सा अंतर होता है, ज्ञान यान इत्यादि वगैरह का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता मेहनती बच्चों में। अगर 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो कम से कम इतने विद्यार्थी, 1000, 2000, 5000 विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो कि वाकई में इतने काबिल होंगे, किसी को भी पोस्ट मिल सकती, बहुत मेहनत करके आएंगे वो। 95,000 के बारे में नहीं कह सकता। 5000 विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिनके बीच में वाकई रियल कंपटीशन होगा। वो सब मेहनती होंगे, सब ईमानदार होंगे, सब बड़ी शिद्दत से तैयार करके आए होंगे, लेकिन सबको जॉब नहीं मिल जाएगी, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। वहां पर फिर आपको एडवांस फॉर्मेट, एडवांस मेथड, बहुत लीक से हट के तौर तरीके इत्यादि फॉलो करने पड़ते एक एक क्वेश्चन को बनाने में। उस एक सिंगल सी चीज को बनाने के लिए अपन ने इतना घुमावदार करके पढ़ा और खुद को समझाया। किसी और को नहीं, खुद को समझा रहे हैं यहाँ पे, ताकि वहां पर कुछ तो याद आ जाए। इतना छोटा सा धागा भी पकड़ में आ जाएगा, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाए सरफूंद भी अगर पकड़ में आ जाएगी ना, तो बना देंगे साहब अपन उसको। और इतना भी अगर पकड़ में नहीं आया तो फिर तो साहब गया, वो पूरा जाने वाला क्वेश्चन। और आंख बंद करके तुक्का लगाने के अलावा कुछ नहीं बचता था। इतना सा भी पकड़ में आए तो एक एक बारीक पॉइंट भी बना के रखना, या कहीं तो पकड़ में आ जाए अपन को, कुछ है ना। तो अपन इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे थे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कब बनी? नवंबर 1945 को बनी। कोई विषम संख्या का महीना था साहब। इसको सांविधिक दर्जा कब दिया आपने? वो भी एक विषम संख्या होने वाली है। विषम करके अपन ने देखा हुआ था कि विषम संख्या, सहस्त्र बुद्धि अनिल, ठीक, एक विषम, कहीं का अपन देखेंगे क्षेत्रीय कार्यालय एक विषम संख्या 7, मध्य प्रदेश में कहा, मैग्नम भोपाल में होने वाला, कोई और होगा उसको रिमार्क पे ले लेंगे अपन, वो वाली बात ध्यान रख लेने वाले हैं। कहां पर मुख्यालय स्थित है? नेल्सन मंडेला। कहां पर? दिल्ली में है साहब जी। नेल्सन मंडेला का दिवस कौन सा पढ़ा आपने? 18 जुलाई। कोई बुक्स वगैरह लिखी थी क्या उन्होंने? अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जनरल सी बात है। ध्येय वाक्य क्या था इसका? कुछ तो याद आएगा, टंग पे आ गया, कमांड पर आपके आ गया। यदि क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे अब, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं अपन। द नेक्स्ट वन, अगला है आपका, पूरे लाइन से ही देख ले रहे हैं अपन, जो भी आपको उसमें दिए हुए हैं एक एक को ही देख ले रहे हैं अपन। एनएमसी, एनएमसी तो अगले पर हम आ जाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। एनएमसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन इनमें से आना चाहिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है सबसे पहले उनको तैयार कर लीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, चिकित्सा के लिए अगस्त, अगस्त में भी कब की बात है? बोले 8 अगस्त। 8 अगस्त में भी कब? 2019 को। 2019 को नेशनल मेडिकल कमीशन, सॉरी शायद मैंने काउंसिल बोल दिया था पहले, कमीशन 8 अगस्त 2019 को प्रारंभिक तौर पर गठित किया गया। प्रारंभिक तौर पर गठित किया गया। खास बात यह है कि बाद में संसद ने इसके लिए अधिनियम पास किया है, जिसको कहा जाता है एनएमसी अधिनियम। उसके तहत इसको दर्जा प्रदान किया, मान्यता दी है साहब। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम
वह अधिनियम कब पास हुआ है, यानी इसके लिए एक्ट कब पास हुआ है? 25 सितंबर 25 सितंबर 2020 की उसकी डेट है। एमपीपीएससी का पुराना पैटर्न रहा कि बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन डेट्स में से आते हैं, खासकर मंथ एंड ईयर। पहले काम केवल चल जाता था, यहाँ ईयर बस पढ़कर आप गए हैं तो मोटे तौर पर अपन बना लें। आजकल जो नया सिनेरियो आया है कि मंथ एंड ईयर, कई कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सेम डेट, मान लीजिए 15 तारीख, तो 15 तारीख वाले दो ऑप्शन दे देगा वो, तो फिर आपको वहां पर एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना थोड़ी सा। प्रारंभिक तौर पर गठित का 8 अगस्त 2019, जबकि संसद ने इसके लिए जो अधिनियम पास किया वो कब का है? 25 सितंबर 2020 का कहलाता है, 2020 का करके कहलाता है। क्या करने वाला, बिल्कुल शॉर्ट में ध्यान रखना। भारत में जितने भी मेडिकल फील्ड से संबंधित कार्य होने वाले हैं, मान्यताएं होने वाली है, एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के, नीट वीट इत्यादि वगैरह, मानदंड होने वाले हैं, ये सब काम पहले करता था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उससे वो सारे अधिकार छीन करके एनएमसी को दे दिए गए हैं। पहले कौन करता था? नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके लिए 1956 में अधिनियम पास किया था सरकार ने, हालांकि उसको बंद कर दिया है, समाप्त कर दिया है, फिर भी एक मोटे तौर पर देख लीजिए, अंग्रेजों के जमाने में आपने उसको बनाया हुआ था, 1944-45 के दौर में आप उसको पढ़ते हैं, तो उसको समाप्त कर दिया। उसके पास में ये सब कार्य हुआ करते थे, वो सारे कार्य अब किसके हाथ में दे दिए गए? इनके। क्यों दे दिए गए? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, सीधी सी बात, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। गवर्नमेंट के पास में जब ये बार बार शिकायत आई, उस चीज को लेकर जांच हुई, वहां पर अंततः उसमें सुधार के बारे में बात हुई, तो कहा कि एक काम करो, नई बॉडी ही बना दे रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉडी है, पुराने परिवेश के अनुरूप बनाई गई थी, नई जरूरतें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनके सापेक्ष हमको नई संस्थान बनाए जाने की जरूरत है। तो शुरुआती तौर पर तो अपन ने ये बनाया, और उस समय ये बात क्लियर नहीं थी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद करेंगे कि चालू रखेंगे, इसलिए शुरुआत में दर्जा नहीं। बाद में फिर ये बात क्लियर हुई कि नहीं, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। उसके लिए अलग से आपने अधिनियम पास किया, और उसकी सारी शक्तियां किसको दी? इसको। अर्थात इसके तहत इसको शक्तियां मिली हुई हैं, प्लस इसी के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बंद किया गया है। इन पॉइंट को थोड़ी सा ध्यान रख लीजिएगा। अब वो सारे कार्य कौन देखेगा? एक नए स्वरूप में, नई भूमिका में। जो लगभग योजना आयोग वाली बात थी, वही नीति आयोग में लगभग वही चीज है, एक नए परिवेश में, नई आवश्यकता जरूरतों के अनुरूप अपन इसको देखने वाले हैं। तो 8 अगस्त 2019 की डेट, 25 सितंबर 2020 वाली डेट जो है उसको थोड़ी सा ध्यान रख लेना, क्या कैसा दिया हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, उसकी गुणवत्ता इत्यादि को बढ़ाने के लिए, इस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। संरचना आपको वहां पर दी हुई है। इसमें कुल आप देखो 3 लेटर है ना, 3 लेटर, तो कुल जो सदस्य होने वाले वो 33 होने वाले हैं। नोट्स में सब दिया हुआ है आपको, अगर चलती क्लास में नोट डाउन कर सकते हो तो कर लेना, मोटी मोटी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में दिया हुआ है आपको। 33 मेंबर्स होने वाले, सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इन 33 में से एक होने वाले अध्यक्ष, 10 होंगे पदेन सदस्य, यानी कुल 11 तो यही हो गए, और बाकी बचे 22 होने वाले हैं आंशिक सदस्य। ठीक, इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया है, एसपी शर्मा जी को चुना गया है। तो संरचना थोड़ी सी देख लो, 33 एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य ही होने वाले हैं, 22 आंशिक या अंशकालिक सदस्य होने वाले हैं। अध्यक्ष कौन है? आप भी शर्मा, एसपी वो एससी, आप एस पी शर्मा करके हम देखेंगे। चलिए, इनके अधीन में यानी एनएमसी के अधीन में 4 अलग अलग स्वायत्त बोर्ड बनाए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के काम देखेंगे। उन बोर्डों के जनरली नाम देख सकते हो आप, यूजीएमबीएम, पीजीएमबीएम, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, ये करके नाम दिए हुए हैं। चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये 4 बोर्ड हैं। इन चारों को अलग अलग काम दिए। इन 4 बोर्डों की सहायता से एनएमसी काम करने वाला है। इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको किससे क्या कार्य हो। जैसे पहला वाला
स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, अर्थात ये कहाँ तक की चिकित्सा को देखेगा, यानी उसके एग्जाम, उसके मानदंड, उसके लिए सिलेबस को तय किया जाना इत्यादि, स्नातक तक के। दूसरा वाला क्या, पीजी वाला, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, यानी वो किस पे, पीजी लेवल पर, उसको देखेगा। तीसरा क्या दिया, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, जो काम नैक कर रहा था अदर यूनिवर्सिटीज में यूजीसी के अंडर में, वही काम तीसरा वाला बोर्ड आपका करेगा। ठीक, मूल्यांकन वाला, रेटिंग वाला। चौथा क्या, एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, देश भर में जितने भी मेडिकल संस्थान हैं, चाहे वो दुकान हो मेडिकल संस्थान की, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो दवा खाना ही हो, उन सभी के लाइसेंस इत्यादि संबंधित नियमन से संबंधित नियम कानून प्रावधान इत्यादि को रेगुलेट करने का काम इसका होने वाला है ऑल इंडिया लेवल पर। इन पॉइंटों को ध्यान रखना साहब जी। तो सीधी सी बात है कि रेगुलेटिंग बॉडी एक नियामक संस्था करके कहलाने वाली है। इतनी सब बातों में मोटी मोटी जो बातें हमको ध्यान रखने के लिए हैं वो कौन सी हैं, एनएमसी फुल फॉर्म क्या है, फटाफट कमांड पर ले लीजिए, उसको अपने ब्रेन पर ले लीजिए। एनएमसी फुल फॉर्म नेशनल मेडिकल कमीशन। क्लियर, किसका स्थान लिया है इसने, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल का। ये किस डेट को अस्तित्व में आया प्रारंभिक तौर पर, 2019 को, जबकि इसके लिए संसद ने अधिनियम कब पास किया है, जबकि ऑल इंडिया पुरानी वाली जो काउंसिल है उसको समाप्त भी किस डेट से माना गया है, जिस डेट को यह अधिनियम पास हुआ है, जिस डेट को यह अधिनियम पास हुआ है। ऐसे भी ध्यान रखना कि किस दिनांक से उसकी पूरी शक्तियां समाप्त होती हैं, इस वाली डेट से। वो सारी शक्तियां किसको मिल जाती हैं, इस वाली डेट से, ऐसे ध्यान रखना। ठीक, इसमें जो सदस्य होने वाले वो कितने होने वाले हैं, 33। 33 के अलावा भी कुछ और सदस्य होने वाले, सच बात तो ये, बट 33 अपन पढ़ रहे हैं। 33 में से जो एक होगा, कौन होंगे, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी शर्मा है, लेकिन एसपी हैं, जबकि इसके पहले वो थे एससी। एससी कहाँ के थे, वो नैक वाले थे, जबकि एसपी वाले कहाँ के हैं, एनएमसी वाले, मेडिकल वाले करके जो आपके कहलाते हैं वहां के। ऐसे करके रिलेट कर लेना, अपने आप को क्लियर कर लेना, ताकि अभी ही उन कंफ्यूजन को दूर कर लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा। और यदि इनको अभी दूर नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन हॉल में होगा। और माइनस मार्किंग का मतलब है कि अगर 3 गलत हो गए तो उनके तो नंबर मिलेंगे नहीं, वो तो गए ही गए, पर साथ में एक सही उत्तर के जो नंबर आपने अर्न किए थे, कमाए थे, वो भी गए। पैटर्न इसीलिए अपन इस प्रकार से रख रहे हैं, इतने अच्छे स्तर पे अपन उसको बार बार तैयार करने का, पकड़ पकड़ के पढ़ रहे हैं उसको, ताकि किसी प्रकार की कोई गलत होने की गुंजाइश ना रही, अपन प्रयास कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, तो एक अध्यक्ष है, जबकि पदेन सदस्य कितने पढ़े आपने, 10 11। क्लियर, तो 10 प्लस ये एक मिलाकर 11 हो गए, अध्यक्ष मिलाकर के बचे कितने, 22। वो क्या होंगे, अंशकालिक सदस्य करके होने वाले हैं। इतनी सी बात है। 4 बोर्ड अपन ने देखे, चारों बोर्ड अलग अलग काम देखेंगे। चारों बोर्ड को मोटे मोटे तौर पर अपन देखें, एक था कौन सा, ग्रेजुएट लेवल का, दूसरा था पीजी लेवल का, तीसरा कौन सा था, मूल्यांकन वाला था, ग्रेडिंग वाला, चौथा कौन सा था, लाइसेंस वगैरह को देख रहा था, याद आया, एथिक्स, लाइसेंस इत्यादि वगैरह, ऐसा ही था ना। मोटे तौर पर हमको चारों बोर्ड मालूम है साहब जी, क्योंकि सब कुछ जितना आप पढ़ रहे हो, आप सोचो कि एक एक शब्द आपको वहां याद रहेगा, तो नहीं, एक एक चीज याद नहीं रहेगी कि आप सोचो पूरी पूरी लाइन आपको वहां याद रखेगी। ऐसा ही होता है हर किसी के साथ में, चाहे फेल होने वाला बच्चा हो, चाहे पास होने वाला हो। तो पास होने वाला बच्चा क्या पकड़ के रखता है, उसकी केवल पूंछ पकड़ के रखता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले 4 बोर्ड कोई थे, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन, इन 4 में से कौन सा एक बोर्ड नहीं था। वो उस बच्चे जिसने टेक्निकल वे में नहीं पढ़ा है वो कहेगा साहब हम तो गए, हमें तो कोई एक भी बोर्ड याद नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को इतना मालूम है, बोले टेक्निकल वे में अपन ने पढ़ा था क्या, एक था पीजी वाला, एक था यूजी वाला, एक था कोई ग्रेडिंग वाला, और एक था कोई एथिक्स या लाइसेंस वाला। वो ढूंढ लेगा उसमें से कीवर्ड, बोले साहब 4 में से 3 तो हमें ये मिल गए, ये कम सुना सुना टाइप का या बेसुना सा लग रहा है हमको, पक्का आंसर यही होगा। समझ में आ रहा है कैसे बनाया जा रहा है उस पेपर को, जो ये मेहनत करके जा रहा है ये भी मेहनत करके जा रहा है, बस इसने क्या किया, आपको थोड़ी सा इस पैटर्न पे चीजों को तैयार किया, इसलिए कंफ्यूजन उसका एग्जामिनेशन हॉल में कम होगा। जो ऐसे पढ़ते हैं वो सिलेक्शन पा जाते हैं। दोनों की योग्यता समान है, दोनों की मेहनत समान है, दोनों को ईश्वर ने समान बौद्धिक क्षमता, शक्तियां सब दी हैं, साहब कोई भेदभाव नहीं किया। फेल होने वाले को लगता है कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हुई थी, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वास्तविक बात ये होती है कि बेटा तुमने अपने आप को पहचाना नहीं,
तुम भी सफल हो सकते थे, जरा हनुमान की तरह अपनी शक्तियों को याद करते, तौर तरीके याद करते, बेटा बन सकते थे। और तुमने खुद पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर मैं तुम पर कहां से कर लूं। मुद्दा ये होता है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। अगले संस्थान पर हम आ जाते हैं, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स की एजुकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये टीचर्स की एजुकेशन के लिए है साहब, यानी शिक्षकों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इसको बनाया गया। थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन की गुंजाइश अगर कहीं रह जाए, उसको पहले ही दूर कर लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कहां होगा। आप एक पढ़ के आए हो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो आप पढ़ के आए हो। उसमें और इसमें आपको थोड़ी सा विरोधाभास शायद ना हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए अपन पहले ही क्लियर कर लें। उसमें कितने लेटर थे? 5 थे, क्लियर है। इसमें कितने लेटर हैं? 4। वो कब बना था? 45, क्योंकि 5 ही तो बता रहे हैं, 5 लेटर्स, 5 वर्ड्स, 5 वाला ईयर, वही तो बताया था। ऐसे ध्यान रखना, क्लियर है। जबकि ये क्या है, ये टीचर की बात हो रही, ना कि टेक्निकल के बारे में बात हो रही है। अर्थात शिक्षकों को शिक्षा दिया है, तो शिक्षक जो हैं ऑलरेडी, जिनको पहले से ही उस सब्जेक्ट का ज्ञान, उनको क्या दी जाएगी शिक्षा? इस बात की नहीं दी जाएगी कि ये फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, हिंदी क्या होता है, जीएस क्या होता है, ये नहीं। पढ़ाते कैसे हैं, बच्चों के साथ डील कैसे करते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे में नियंत्रित रखते हैं, सामने वाले बच्चे की भावनाओं को कैसे क्या समझते हैं, कुछ बच्चों का बिहेव इस तरह से होता है, उनके साथ कैसे डील करना, उनको कैसे प्रोत्साहित करना है, किन बातों का पालन करना, कब उसको हमको समझाना है, क्या क्या काम नहीं करने हैं, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको अपमानित नहीं करना है, किस प्रकार से उसको हमको सिखाना है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी में भी शिक्षा के प्रति एक समझ विकसित हो, एक अनुभूति विकसित हो कि हाँ चलो कुछ सीखते हैं। वो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना करे, बल्कि खेल की तरह पढ़े ले उसको, उसको पकड़ पकड़ के ना पढ़ाना पड़े, बल्कि उसका मन ही लग जाए, उसको एक चीज रटवानी ना पड़े, बल्कि ऐसे पढ़ाएं कि उसको यूं ही रट जाए। जैसे अभी आपको बिल्कुल बेसिक से फैक्ट्स बताए गए हैं बोर्ड पर, आपको चीजें याद हो गई। कुछ ऐसे डील करिए विद्यार्थियों के साथ में, यही सिखाते हैं कि पढ़ाना कैसे है। क्या पढ़ाना वो तो आपको आता है, कैसे पढ़ाना है, इनके लिए जो मानदंड तय किए जाते हैं वो इन काउंसिलों के द्वारा, ऐसे संस्थानों के द्वारा तय किए जाते हैं सर। चलिए, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन मई 1973 में आपने बनाई थी, मई 1973 में आपने इसको बनाया। मई के महीने में ही क्यों बनाया? बोले अप्रैल तक तो सर बच्चों के एग्जाम और रिजल्ट आते हैं, फ्री कब रहते हो? बोले मई जून में फ्री रहते, जुलाई से तो फिर नया सेशन। बोले काम करो, मई के महीने में आप आ जाना 2 महीने के लिए, तो 2 महीने उनकी छुट्टी रहेगी, वो हॉलीडे मनाएंगे, और 2 महीने पढ़ाई कौन करेगा? टीचर्स। तो मई के महीने में, एक कीवर्ड के लिए बता रहा हूँ, ऐसी कोई वजह नहीं थी मई के महीने बनाने की। मई 1973 में संसद ने इसके लिए भी एक्ट पास किया साहब जी, ठीक। 1995 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया है। मुख्यालय दिल्ली में ही है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है साहब जी? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। बच्चे टीचर को कैसे पहचान जाते हैं? किससे डरना है, किससे मिलना है, बात करना है, किससे बिल्कुल भी बात नहीं करना है, तो शकल ही से पहचान जाते हैं। बोले इनसे नहीं बनेगी अपनी, उनको तो रहने ही दो, छुओ भी नहीं। तो सकलानी शकल देखकर बोले नहीं ये सर ठीक है। और पता चला पुराने जमाने के टीचर पकड़ के बच्चों को कूट दिए होते थे। तो कौन है? दिनेश प्रसाद, क्योंकि दिन में ईश वही है, दैट दिनेश। ऐसा ना हो शकल समझ नहीं पाए, आज मूड सर का कुछ और है, प्रसाद दे दिया अभी तो। प्रसाद सकलानी, शायद जब तक ये रहे तब तक आपका एग्जाम हो जाए, अपन को याद रह जाएगा, तो इसलिए टेक्निकल वे में बताने का प्रयास आपको किया था, है ना। तो मई 1973 बनाया गया,
मुख्यालय दिल्ली में ही होने वाला है, मैक्सिमम के दिल्ली में। एक ही बस अभी तक बताया जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में था। क्या नाम था उसका? अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तो कहीं पढ़ा था। तो अभी तो एग्जाम में 25 सितंबर की डेट दी हुई है, और शायद वो भी बढ़ जाएगी और पोस्टें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद पोस्ट बढ़ जाए सर, तो हमारा भी भला हो जाए, तो बढ़ जाएंगी। द नेक्स्ट बना जाते हैं। 1986 में एक्चुअली क्या हुआ था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई थी साहब। मूल बात तो वो है, नवीन शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति जिसको कहा जाता है, 2020 में जैसे आई ना, ऐसे 1986 में वाली आई हुई थी। जब वो संस्थान बना या वो पॉलिसी जब आई, तो उसमें विद्यार्थियों को नित नई चीजों को सीखने के उद्देश्य थे, उनके विकास के उद्देश्य से, एजुकेशन की नई पॉलिसियों के लिए बताया गया कि साहब बच्चों को पुराने तरीकों से नहीं, बोले मार पड़े धम धम विद्या छम छम वैसे वाले से नहीं, बड़े प्रेम से, बड़े नए तरीकों से पढ़ाइए, समझाइए, सिखाइए। उसके कारण कई संस्थानों में बदलाव किए गए। यही वजह है कि आप चाहे इसके बारे में देखें, चाहे नैक का गठन देखें, उन सब में एक चीज की भूमिका थी, 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी 2020 वाली आई है। ऐसा भी संभव है कि भविष्य में यूजीसी को ही बंद कर दिया जाए, या यूजीसी के कार्य शक्ति इत्यादि कोई नई बॉडी को दे दी जाए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2018 में ये मामला उठा हुआ था, और जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 आप बोल रहे हैं, उस पर काम जो चालू हो चुका था वो 2016 से हो चुका था, बल्कि और 15 से। दो दो तीन तीन कमेटियां उस पर बनी हुई थी। पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में अलग जगह दिया हुआ है। दो दो तीन तीन कमेटी बनी हुई थी। पूछ लेगा सुब्रमण्यम कमेटी कौन सी है, किस चीज से संबंधित है, उस कमेटी ने मना कर दिया, तो फिर एक नई कमेटी अपन ने बनाई, तो उनको बाद में पढ़ेंगे। तो बताने का आशय है कि अभी भी बदलाव का वो दौर चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी आई थी, तो उसके कारण ये चीजें हुई थी साहब, कि संस्थान तो बन गए, बाद में आप उनको दर्जा दे रहे, स्टेटस दे रहे हैं। नेक्स्ट बना जाते हैं। इसकी जो एक पीठ है, एक बेंच जो है, क्षेत्रीय समिति, जो वो भोपाल में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी परिषद में मेंबर कितने होते हैं? टीचर 55 मेंबर होते हैं साहब, 5 5 डबल 5। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यहां पर यह है कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं साहब जी, उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दोबारा मार्क कर लीजिए, जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जबकि जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का। क्वेश्चन मालूम है क्या आएगा? 4 ऑप्शन देगा और कहेंगे आपसे ऐसा कौन सा संस्थान है जिसके अध्यक्ष का कार्यकाल अलग होता है, सदस्यों का अलग होता है। ये उसकी थीम रहेगी। कहेगा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह तो 5 वर्ष होता है, जबकि अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। उस संस्थान का नाम है। 4 ऑप्शन, क्या बताओगे? अभी पढ़ाया नहीं है, अगला टॉपिक ही वो है। ये सिर्फ इसलिए क्वेश्चन आपको याद दिला कि पहली बात तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लो, देखो भाई, और दूसरी बात जो पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंस को भी समझ लो। जो पढ़ाया उसमें से अभी तक जहां से ही पूछा गया तो बिल्कुल 1 सेकंड की देरी किए बिना बताए हो, जो जो पढ़ा दिया। जो टॉपिक नहीं पढ़ाया उसमें तो सिंगल क्वेश्चन में भी अपन धड़ाम होने वाले हैं। ये नॉलेज का वही लेवल है जो आपने वर्षों से तैयार किया है, इसके पहले भी तैयार था, 1 घंटे की क्लास के पहले, अभी भी उतना ही तैयार है। अंतर किस चीज को लेकर आ रहा है? और यदि वो सकारात्मक अंतर आ रहा तो फिर बेटा काम का है, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसे कहा जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल, इस टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे क्या ट्रेस किया जाता है, ये कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है कि उस लेवल का क्वेश्चन क्या होता है। और यदि उनको अपन ने पहले से तैयार रख लिया, पहले से प्रिपेयर हमने आपको करवा दिया, तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत आसानी जाएगी। बोले ये सब तो हम पढ़ के आए हैं, हमें तो पता ही था यही पूछने वाले हो, इस टाइप से घुमा के पूछने वाले हमें पहले ही से मालूम था।
आसानी से बना लोगे साहब। और नहीं तो पहली बार वो आपके सामने फ्रंट पे आएगा, पहले से वो चीजों के तरीके मालूम नहीं है, दिक्कत में आ जाते हैं विद्यार्थी, है ना। चलिए, इस वाले में क्या है, इसमें अलग है साहब, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर। इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल क्या बोल रहे हैं आपसे, 4। ठीक, 4 ही क्यों, वर्ड कितने आ गए, क्लियर। तो 4, जबकि सदस्यों का कितना, 2। सिंपल सी बात है, इतना सा अपन देख लेने वाले हैं। उद्देश्य और कार्य लगभग वही होने वाले हैं जो नाम में दिया है, टीचर्स एजुकेशन, यानी शिक्षकों को शिक्षित करने वाली बात हमने करके देखी था। इसमें बैकग्राउंड मालूम है, अगर क्वेश्चन बनाया तो बहुत ही टफ होगा, वो चलिए आपको होमवर्क में देता हूं। भारत में ऐसे कौन से शासक रहे हैं जिन्होंने शिक्षकों की शिक्षा के लिए संस्थान की स्थापना की, ऐसा कौन शासक था जिसने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान की नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात कही, या उसका प्रस्ताव रखा, या दिया, या सुझाव दिया, या प्रयास किया। आप खुद सोचकर देखो, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आपको लगता है तो फालतू का क्वेश्चन है, जाने दो। तो यदि लगता है पूछा जा सकता है तो फिर उसको पहले से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों को पूर्व में बता देता हूं मैं, इसको तैयार रखना बेटा। हम पढ़ा दे रहे हैं तो भी तैयार रखना, कुछ टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे वो भी बता दे रहे हैं, उसको इस एंगल पर तैयार रख लेना, तो आपको लगे कि काम का है, पूछे जाने योग्य है, वाकई है, तैयार कर लीजिए साहब। कुछ ऐसे पढ़ने का, एंजॉय के साथ पढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, भारत में ऐसा कौन सा राजा था, शासक था, जिसने शिक्षकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की, कोई सा भी वर्ड हो सकता है, शिक्षकों की शिक्षा के लिए संस्थान खोला, शिक्षकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की, शिक्षकों को शिक्षा देने हेतु प्रयास किए, कुछ भी हो सकती है उसकी शब्दावली इत्यादि। क्वेश्चन का मूल आधार लेकिन यही होगा, है ना। चलिए, तो अपन आ जाते हैं मुद्दे पर, आराम से कल करके लाइएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ कर लाइएगा। कार्य, उद्देश्य, शक्तियां वगैरह आपको वगैरह दिए हुए हैं। उद्देश्य और कार्य बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है, दिया है नोट्स में आपको एक एक पॉइंट इसमें, जैसे इसमें ही दिया है, पढ़ के बता देता हूं। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्रोत्साहित करना है। इस संबंधित मामला हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का विनियमन और उचित अनुरक्षण करना है, ये उद्देश्य में लिखा है। जबकि कार्य में आप देखें लाइन से पॉइंट वाइज करके आपको वहां पर दिए हुए हैं, क्या होंगे, शिक्षा के उस स्तर को मेंटेन करना, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग इत्यादि वगैरह की व्यवस्था करना, बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है उसको सुनिश्चित करना, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करना, उनके संस्थान इत्यादि की मान्यता सुनिश्चित करना, मानदंड सुनिश्चित करना, यही होगा मोटे तौर पर। आपने किसी भी एक संस्थान के कार्य उद्देश्य दिमाग पे चढ़ा लिए, वही बातें घूम घूम कर हैं, उनमें अंतर नहीं, अंतर इनमें है, कौन सा कब कहाँ क्या कैसा किसके हेड कौन है, करंट अफेयर के साथ में अपडेशन। और जब ये इतने सारे हो जाएंगे तो अपन को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से पकड़ पकड़ के उन चीजों को, पॉइंटों को प्रिपेयर कर लीजिए साहब। चलिए, द नेक्स्ट माने जाते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 का एडवोकेट एक्ट कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। 1961 का अधिवक्ता अधिनियम कहलाता है। उसकी धारा 4, उसकी धारा 4 के तहत इसकी स्थापना की गई। आप देखेंगे अधिनियम में बार बार धारा 4, स्थापना कहां दी है, धारा 4, चाहे यूजीसी वाली बात हो चाहे इसकी बात हो, के तहत इसको गठित किया था। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय विधिज्ञ परिषद करके बोलते हैं, लिखा है नोट्स में। क्वेश्चन में जब आएगा तो विधिज्ञ परिषद करके लिखा होगा, अपन पहचान नहीं पाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूछ रहा है। इसलिए कभी भी नियम नंबर 2, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा रेंज के ऊपर से जा रहा है, उसका एक बार इंग्लिश वर्जन तुरंत पढ़ लेना, मामला क्लियर है। जितनी बातें बता रहा हूं उनको ध्यान रखना। विधिज्ञ परिषद
करके दिया हुआ है आपको। भारतीय विधिज्ञ परिषद 1961 में गठित हुई थी अधिवक्ता अधिनियम धारा क्रमांक 4 के तहत। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अधिवक्ताओं को किसी भी केस को, अधिवक्ता हो चाहे जज वगैरह हो, तो किसी भी केस को बहुत कम समय मिलता है तो तुरंत चिंतन मनन करना पड़ता है। तो अध्यक्ष यही वजह कि इसके कौन है? मनन कुमार मिश्रा जी। कहाँ के हैं? बिहार के हैं, मनन कुमार मिश्रा। कुछ खास पॉइंट है क्या? हाँ जी हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति, काबिल व्यक्ति, ठीक है, लेकिन लगातार 6वीं बार बने हैं ऐसी पर्सनालिटी है, लगातार 6th टाइम। कोई चीज ऐसी स्पेशल अगर हो जा रही तो देख कर रखना पड़ेगा उनको। क्या काम करेगा साहब बार काउंसिल? वकीलों का संस्थान होता है, अधिवक्ताओं का संस्थान होता है, उनके लिए ही और उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए काम करेगा। अर्थात कानूनी शिक्षा, उसके मानदंड को, उसके नियम इत्यादि वगैरह को तय करना, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तय करना, सभी जगह अधिवक्ताओं के लिए तय करना, उसके जो शिक्षण संस्थान है यानी लॉ कॉलेज इत्यादि वगैरह, उनके लिए मानक मानदंड वगैरह तय करना, ये कार्य होते हैं साहब। ठीक है, नाम में वर्ड में दिया है आपको बार काउंसिल। बार काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना। प्रत्येक राज्य से एक सदस्य का प्रावधान है, प्रत्येक से एक। ये सदस्य चुने गए होते हैं। सबसे खास बात है कि 2 लोग इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक होते हैं अटॉर्नी जनरल, दूसरे होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य। जो काउंसिल होती है वो अपने अध्यक्ष को चुनती है। काउंसिल अपने अध्यक्ष को कितने समय के लिए चुनती है? काउंसिल के जो खुद के सदस्य हैं वो आपको क्या बताएं कितने समय के लिए? सदस्य यानी सदस्यों का जो कार्यकाल है, सीधी बात, वो कितना होता है? 5 इयर्स। जबकि अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल कितना होता है? 2 इयर्स। चलिए तो नेक्स्ट बना जाते हैं। उद्देश्य क्या है? कानूनी शिक्षा और विश्वविद्यालयों को मानक निर्धारित करना तथा इनके द्वारा प्रदत्त की गई जो डिग्री होती है, ये एग्जाम लेते हैं एक्चुअली वकीलों का, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जो मानक तय करते, जो एग्जाम लेते हैं उसमें जब पास हो जाते हैं तो जो भी विद्यार्थी यानी जो वकील उसमें पास होते हैं, उनके लिए एक योग्यता का काम करती है। यानी कहीं पर भी प्रैक्टिस करना, वकालत करनी है, वो चाहिए आपको साथ, उसका एग्जाम होता है, फीस लगती है उसके साथ, है ना। तो ये है, इसके सुनिश्चित करना, इसके उद्देश्य है। कार्य क्या है साहब जी? पेशेवर आचरण हो, शिष्टाचार इत्यादि वगैरह के मानदंड को सुनिश्चित करना वकीलों इत्यादि के लिए। कोई अनुशासनात्मक कार्रवाइयां करना, उसके लिए समिति इत्यादि वगैरह गठित करना। अधिवक्ताओं के हितों अधिकारों की रक्षा करना। कानून सुधार को बढ़ावा देना, लोगों को कानून के प्रति शिक्षित करना, जागरूक करना, कानून शिक्षा को देश में बढ़ावा देना, संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, गरीबों को कानूनी सहायता देना, उसके माध्यम से लोक कल्याण के वृद्धि हेतु कार्य करना। यही सब मोटी मोटी जितनी भी सभी अच्छी अच्छी बातें हैं उसके लिए कार्य करती है। सिंपल सी चीज है, नाम में ही छुपा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि किसी एक का भी आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको सबके बन जाएंगे। इसलिए अपन उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं जो अपन को बन जाएगा। जहां अपन फंस सकते हैं उसको अपन पहले शॉर्ट आउट कर ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से कमांड से कर ले रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए अपन इसको समाप्त करते हैं। तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? कितने संस्थान पढ़े आज? कौन कौन से? कौन कौन से संस्थान पढ़े? तो आपने पढ़ा नेक, दूसरा पढ़ा तीसरा पढ़ा, ठीक, एनएमसी, चौथा पढ़ा एनसीटीई, पांचवा पढ़ा अपन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर? कुछ पूछे बता देंगे? चलो तो बताएं कि योग कर्मस्यु कौशलम किसका ध्येय वाक्य था? बन जाएगा, यहां बन जाएगा तो वहां भी बन जाएगा। इनमें से किसका मुख्यालय बेंगलुरु में था? इनमें से नेल्सन मंडेला कहां से संबंधित हैं? अफ्रीका से या किसी संस्थान से?
क्लियर है? नेल्सन मंडेला मार्ग, कोई बुक लिखी थी क्या उन्होंने? चलिए, ये बता दें कि 25 सितंबर 2020 को क्या हुआ था, कोई खास घटना संसद के द्वारा पास किया गया था साहब जी। द नेक्स्ट बना जाते हैं, टीचर्स की एजुकेशन के लिए जो संस्थान बना था उसकी स्थापना कौन से महीने में हुई थी? मई आगे, ऐसा तो नहीं मार्च में हुई हो, ऐसा तो नहीं कि अगस्त में हुई हो, दिसंबर में हुई हो, कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पक्का मई में ना? इसका मतलब 4 ऑप्शन देके तुम तो नहीं हिला पाओगे। इतना क्लियर है कि इन 4 में से हमको एग्जैक्टली मालूम है विदाउट एनी कंफ्यूजन मई ही था वो। बहुत ही रेयरेस्ट चांस है कि वो गलत हो जाए। नवंबर में कोई संस्थान बना था किन में से? याद आया कुछ? नवंबर कीवर्ड किसका 4 था? बन जाएगा 4 4 4, 3 से 4 बार वहां पर आया हुआ था, अपन ने देखा था। एससी शर्मा किसके हेड थे? जबकि मनन कुमार किसके थे? जबकि दिनेश प्रसाद सकलानी किसके थे? पक्का कंफ्यूजन तो नहीं है? दिनेश कुमार प्रसाद सकलानी किसी और संस्थान के ना हो, कोई कंफ्यूजन? तो जब यहां नहीं है तो फिर वहां भी नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं तरीका। अगर इस वे में पढ़ा तो निश्चित रूप से नहीं होगा, और जीवन में नहीं होगा, सोते में भी कोई पूछेगा तो बता दोगे कि यही होगा। सकलानी मतलब सकलानी, पड़ोस के आदमी का नाम भूल जाओगे, मोहल्ले वाले का। अब दिनेश प्रसाद सकलानी नहीं भूलोगे। कुछ ऐसे पढ़ो साहब जी, मजे के साथ में, एंजॉय के साथ पढ़ो, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।